नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुराना एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ में। हम पढ़ रहे हैं द्रुत वाचन इकाई। जेएनयू की आयोजित होने वाली जितनी भी परीक्षा हैं उनके अंतर्गत एक यूनिट लग रही है जिसका नाम है द्रुत वाचन, ठीक है, या फिर द्रुत पाठ। उसके अंतर्गत सिलेक्टेड जो कवि हैं, सिलेक्टेड जो लेखक हैं, उनका परिचय आएगा। तो उसको किस प्रकार से करना है मैंने पूर्ववर्ती वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया है, पर फिर भी एक बार ध्यान से आप उसको देख लेना और अब इन वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र नहीं होता, हरिश्चंद्र होता है, ठीक है। पहली बात, ये एक ऐसे कवि हुए हैं, ऐसे लेखक हुए हैं जिनका अपने नाम से एक युग चला, ठीक है। मात्र 35 वर्ष की आयु तक ही ये जीवित रहे, फिर इनका देहांत हो गया। यानी 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। परंतु ऐसा विरला लेखन कर गए कि आज भी हम इनको अपनी साहित्यिक किताबों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मूल नाम इनका हरिश्चंद्र था, परंतु डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भारतेंदु की जो उपाधि है वो इनके जितने भी समकालीन साहित्यकार हुए, अर्थात जो बाद के साहित्यकार हुए, इनके साथ के जो साहित्यकार हुए, उन्होंने इनको भारतेंदु नाम की उपाधि दी थी। भारतेंदु का अर्थ होता है भारत का इंदु, अर्थात भारत का चंद्रमा। इतनी बड़ी उपाधि इनको दी थी। एक बात देखने को और मिलेगी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनके लेखनी से सबसे ज़्यादातर जो लिखा गया वो था नाटक। और समालोचना की बात करें तो आचार्य शुक्ल ने माना है कि समालोचना की जो शुरुआत हुई थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से भी मान सकते हैं। तो आज हम इनके बारे में द्रुत पाठ के अंतर्गत, द्रुत वाचन के अंतर्गत देखेंगे इनका परिचय कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस प्रकार से अपना साहित्य लिखा और क्या क्या लिखा। भारतेंदु युग आधुनिक काल के अंतर्गत आएगा और भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि भारतेंदु जी का जन्म जो हुआ था 1850 से 1885 के बीच में काशी में हुआ। कहाँ पे हुआ? काशी में। यहाँ चलते हैं अपन सीधा। इनका जन्म काशी में हुआ, ठीक है। उनका व्यक्तित्व, उनका का मतलब भारतेंदु जी का, इनका व्यक्तित्व देश प्रेम और क्रांति चेतना से समृद्ध था। तो दोस्तों, दो चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी कि भारतेंदु जी के समकालीन जितने भी साहित्यकार हुए, उन्होंने अपनी लेखनी से राष्ट्रभक्ति भी लिखी है और राजभक्ति भी लिखी है। राष्ट्रभक्ति अपने देश के लिए और राजभक्ति उन अंग्रेजों की अच्छाइयों के ऊपर लिखा, अर्थात अंग्रेजों ने कुछ अगर अच्छा काम किया था तो उनकी प्रशंसा के स्वरूप उन्होंने लेखनी के माध्यम से लिखा, जिसको राजभक्ति भी कहा जाता है। किशोर वय में ही, अर्थात किशोरावस्था की उम्र में, उन्होंने स्वदेश की दुर्दशा का त्रासद अनुभव कर लिया था। त्रासद का मतलब किस प्रकार की विडंबना है उसका उन्होंने अनुभव कर लिया था। किन्होंने? भारतेंदु जी ने। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, त्रासद से त्रासदी बनता है। क्या बनता है? त्रासदी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में ही लेखन प्रारंभ कर दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुनर्जागरण की चेतना के अप्रतिम नायक थे। बंगाल के प्रख्यात मनीषी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो विद्वान है, और पुनर्जागरण के विशिष्ट नायक ईश्वर चंद्र विद्यासागर से उनका अंतरंग संबंध था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वही थे जिन्होंने विधवा विवाह के ऊपर बहुत सारा प्रयत्न किया और उसको सफलता दिलाई, और वो एक्ट भी बना था 1856 के आसपास। बंधन मुक्ति की चेतना और आधुनिकता की रोशनी से हिंदी चित्र को आलोकित, का मतलब होता है प्रकाशित, आलोकित करने के लिए उनका मानस व्याकुल रहता था। अर्थात उनका मन है इस प्रकार से दुखी रहता था क्योंकि वे चाहते थे कि हिंदी चित्र हैं
वो प्रकाशित हो और जनमानस तक हिंदी चित्र की जो खूबियाँ है वो पहुँचे। अपनी अभीप्सा, दोस्तों अभीप्सा में अभी है वो उपसर्ग हो जाएगा, इप्सा मूल शब्द हो जाएगा। इप्सा का मतलब होता है चाह, इच्छा रखना। अपनी अभीप्सा को मूर्त करने के लिए उन्होंने समान धर्मा रचनाकारों को प्रेरित प्रोत्साहित किया। समान धर्मा का मतलब होता है समान गुणों वाले या समान विशेषताएं रखने वाले। उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप जरूर लिखना है इसको। यानी मैंने जो अंडर मार्क किए वो तो आपके लिए महत्वपूर्ण ही है, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तदीय समाज की स्थापना की, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की और विविध विधाओं में साहित्य रचना की। ऐसा माना जाता है कि भारतेंदु जी ने लगभग किसी भी विधा को पीछे नहीं रखा, सभी विधाओं में इन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। और आगे देखिए कि तदीय समाज की स्थापना की और बहुत सारी मैगजीन्स भी निकाली, जिसमें से मुख्य 3 है। पत्र पत्रिका भी निकाली उन्होंने। कवि वसंतसुधा नामक पत्रिका निकाली 1868 में और हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। मैगजीन यानी पत्रिका, इंग्लिश में इसको मैगजीन कहते हैं। और इसी पत्रिका का यानी हरिश्चंद्र मैगजीन का जो संपादन किया उसका बाद में नाम हो गया था हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बाला बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। तो यहाँ पे आप बाला बोधिनी की जगह बाल बोधिनी कर सकते हैं, यानी उसका नाम बाल बोधिनी मिलता है कई जगह, आप देखने को पड़ेंगे ना, तो बाल बोधिनी वो है। उन्होंने बांग्ला के नाटकों का अनुवाद भी किया। बांग्ला भाषा में जो लिखे गए नाटक थे उनका उन्होंने अनुवाद भी किया, जिनमें धनंजय विजय, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र तथा मुद्रा राक्षस आदि प्रमुख हैं। इसमें से जो सबसे बेहतर है वो है विद्या सुंदर और पाखंड विडंबन। उनके मौलिक नाटक का मतलब होता है जो उन्होंने खुद ने लिखे हैं, तो वो मौलिक नाटक हैं। वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये आप मार्क करके चलिए। वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील देवी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नाटक है। अंधेर नगरी में आप देखेंगे कि एक ही लाठी से सबको आंकना। अंधेर नगरी वो नाटक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजा और टके शेर भजा, वो वाला नाटक है ये। और नील देवी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, अर्थात हिंदी एक नए पैमाने में दिखने लगी। वो इनके मुताबिक 1873 में ये चाल शिल्प और संवेदना की दृष्टि से सर्वथा नवीन थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1873 से नई चाल में जो हिंदी ढली वो शिल्प के मुताबिक और संवेदना के मुताबिक नया था। क्यों? क्योंकि आधुनिक युग से पूर्व रीतिकाल था जिसमें श्रृंगार बहुत ही एक जिसको बोलते हैं चरम पराकाष्ठा वहाँ पे चल रहा था। श्रृंगार का वर्णन हो रहा था, अश्लीलता का वर्णन हो रहा था, महिलाओं के मानसिक सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा था, नायिका के अंग अंग का वर्णन किया जा रहा था। उससे अलग आधुनिक काल में देखने को मिला। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि हिंदी नई चाल में ढली। खड़ी बोली गद्य में हिंदी की यात्रा जातीय संवेदना से अनुप्राणित होकर शुरू हुई थी, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन रचनाकारों ने अपनी साधना से अपेक्षित गति दी। अर्थात खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मेहनत के कारण, उनके समकालीन साहित्यकारों के कारण देखने को मिला। उससे पहले ब्रज का प्रयोग किया जा रहा था, आपको ध्यान हो तो। हिंदी नाटक और निबंध की परंपरा भारतेंदु से शुरू होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी कहते हैं कि जो निबंध की जो सबसे ज़्यादा नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखे, परंतु जो निबंध की परंपरा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से शुरू होती है। परंतु जो ललित निबंध हैं वो हरिशंकर जी परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखनी से मिलता है। और जो गहरे जो निबंध हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के साहित्य में।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव उनके समकालीनों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अगर द्रुत पाठ में परिचय आ जाता है तो उसमें से आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, उसमें भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती हैं वो एक उनका भाषण भी था। ठीक है, महत्वपूर्ण इनकी 3 पत्रिकाएं हैं, कवि वचन सुधा, बाल बोधिनी और हरिश्चंद्र मैगजीन। इनको आपको लिखना है। अनुदित नाटक नहीं लिखेंगे तो चलेंगे, पर मौलिक नाटकों के नाम आपको जरूर लिखने हैं, तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा। ठीक है, आगे की वीडियो भी मैं बनाता रहूँगा और फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।